जिन शासन की प्रभावना में आचार्य परमेष्टि के संदर्भ में कहा जाता है, आचार्याः जिन शासनोन्नति कराहा। आचार्य महाराज वो होते हैं जो जिन शासन की निरंतर उन्नति करते हैं, जिन शासन का विस्तार करते हैं, जिन शासन का संवर्धन करते हैं। मूल में धर्म की परंपरा में जिन शासन का ही महत्व है। जिन जिनेंद्र भगवंतों तीर्थंकरों के शासन को जिन शासन कहा जाता है, और उस जिन शासन के विस्तार में अरहंतों के बाद में सीधा और महत्वपूर्ण आचार्यों का योगदान रहता है। आचार्यों की छत्र छाया में उपाध्याय और मुनि संघ, आरिका संघ, समस्त त्यागी वृत्ति पिच्छीधारी तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ते ही हैं। समाज भी उनके संरक्षण में निरंतर आगे बढ़ती है। ऐसे आचार्य परमेष्टि का व्यक्तित्व गुरुवर आचार्य श्री के 50वें वर्ष के मुनि दीक्षा दिवस को ध्यान में रखते हुए संयम स्वर्ण महोत्सव के रूप में मनाया गया है। और उसी क्रम में संत शिरोमणि प्रवचन माला भी आप सबके बीच में रखी गई है। जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए गुरुवर बिहार से बंगाल और बंगाल से उड़ीसा प्रांत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। संदर्भ एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। कलकत्ता जैसे महानगर में इतने बड़े संघ का प्रवेश करना जैसे ही समाज के लिए प्रसन्नता की बात तो थी, लेकिन थोड़ी सी चिंता की बात भी थी। और ग्रस्तों को ऐसी चिंता होना स्वाभाविक है। वो चिंता उनकी धर्म ध्यान मानी जाती है, क्योंकि बंगाल प्रांत संघों का आवागमन कम, परिचय प्रबुद्ध लोगों को तो रहता है, लेकिन आम नागरिकों को, आम जनों को रहता नहीं है। खान पान की वहाँ की गड़बड़ियाँ, इस तरह से मुनियों के आहार विहार निर्बाध और निर्दोष होने की संभावना कम रहती है। फिर भी समूचे देश में मुनि संघों का विहार होता है। आचार्य का विहार भी चल रहा था। प्रवेश जिस प्रभावना के साथ किया गया, बेलगछिया में 8 दिन का प्रवास, आचार्य के प्रवचनों की प्रभावना, संघ की चर्या का प्रभाव अद्भुत पड़ा। लेकिन विहार करने के संदर्भ में समाज को ये चिंता हो रही थी कि आचार्य विहार तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन किस दिशा में करेंगे, इसलिए उनको जानना जरूरी था। क्योंकि जो सेंट्रल से सिक्योरिटी थी वो बार बार कमेटी वालों से पूछ रही थी, भाई तो आपके गुरुदेव का जब विहार हो तो हमको पहले से बताना पड़ेगा, ताकि हम पूरी लाइन क्लियर रखेंगे। रास्तों पर विहार करने में इतने बड़े संघ को सब ध्यान रखना पड़ेगा, तो पहले हमको हो तो हम उसको करेंगे। अब कमेटी वाले तो इस बात को समझते हैं, लेकिन पूछे कौन? आगमन कब करेंगे ये तो पूछ सकते हैं, लेकिन बिहार कब करेंगे ये आचार्य श्री से कौन पूछे? तो कमेटी वालों ने कहा, देखो भाई ऐसा है, ये हम गुरुदेव से पूछ नहीं पा रहे हैं, पूछना उचित नहीं लग रहा, फिर भी देखो कहीं से कोई संकेत मिलेगा तो बताएंगे। कमेटी वालों ने
प्रोग्राम बनाने के निमित्त से कि और आगे आचार्य रुकें और ऐसे ऐसे कार्यक्रम हों इत्यादि निवेदन किया। तो आचार्य ने कहा नहीं, जितना समय देना था पर्याप्त दिया है और आगे का अभी प्रवास नहीं हो पाएगा, बिहार की संभावना है। ऐसा आचार्य ने जैसे अपने मुख से कहा तो फिर धीरे से निवेदन किया, गुरुदेव वो सिक्योरिटी वाले बहुत परेशान कर रहे हैं क्योंकि उन पर बहुत बड़ी जवाबदारी है और उनको ऊपर से ये आदेश है कि पूरा बंगाल का विहार करा के और बंगाल के महानगर के और बाहर तक आपकी जवाबदारी बनती है और इस व्यवस्था को देखें। तो महानगर जैसे रास्तों पर उन्हें अपना इंतजाम व्यवस्थाएं करना पड़ेंगी। तो गुरुवर कोई संकेत हो तो उन्हें बताना पड़ेगा, वो बार बार पूछ रहे हैं। तो आचार्य ने कहा ऐसा निश्चित तो बताया नहीं जाता है, देखेंगे। फिर भी आचार्य श्री कुछ थोड़ा सा, हाँ देखो दिन दो दिन में जैसी भी अनुकूलता हुई, इतना अंदाज लग गया। दिन दो दिन की अनुकूलता भी एक टेंटेटिव प्रबंध के लिए अच्छी मानी जाती है और उस तरह से संकेत मिल गया। लेकिन जिस दिन विहार करना होता है तो या तो बताते नहीं है, बताने का होता है तो संघ को आहारचर्या के बाद में बता देते हैं कि अपने तरीके से तैयार रहो। आचार्य श्री का विहार हुआ। बिहार के रूप में जो भी सिक्योरिटी के लिए अपनी जवाबदारी निभानी थी वो उन्होंने निभाई। महानगर महानगर था, धीरे धीरे संघ आगे बढ़ता गया और जैसे ही कलकत्ता की सीमा से पार हुए और सिक्योरिटी को भी यूं ही कमेटी वालों को संकेत देकर के कि भैया तुम्हारा हो गया ना काम, बस अब फ्री होने दो, ऐसा करके सभी को आशीर्वाद देकर के फ्री किया। संघ आगे बढ़ता गया। सामान्य व्यवस्थाएं तो स्थानीय लोकल प्रशासन भी देखता रहता है, वो उनकी जवाबदारी है। लेकिन जो एक बहुत बड़ी जवाबदारी थी उसमें एक और चर्चा मतलब सुनने में आती थी, लेकिन वो हम लोगों के सामने नहीं आई, पकड़ भी नहीं पाए। लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि उसमें इतने कड़क उनको निर्देश भी दिए गए थे कि जहाँ पर संघ रहता है या जहाँ पर आगे जाकर के विश्राम करना है वहाँ के आसपास में भी अपने तरीके से जानकारी रखना। और उनमें जो वर्दीधारी होते हैं वो तो दिख जाते हैं, लेकिन बिना ड्रेस वाले भी कुछ ऐसे रहते हैं लोग जो जिसे अपन सीआईडी कहते हैं, उनको कोई समझ ही नहीं पाता। आम नागरिकों जैसे भीड़ भाड़ में चलते रहते हैं पर वो चर्चाएं क्या चल रही हैं, माहौल क्या है, कैसा है, ये पता लगाते रहते हैं। तो कुछ जवाबदार लोगों ने तो ये तक कहा कि जो संघ के चौके लगते थे उन चौकों में कौन आ रहा, कौन जा रहा, क्या सामान ला रहे, क्या सामान ले जा रहे, इसकी भी वो किसी न किसी रूप में जानकारी तक रखते थे। कुछ ग्रस्त जवाबदार जैसे स्वरूप चंद जी सोगानी जैसे हैं, उन्होंने तो ये तक बताया लोगों को कि वो किसी न किसी रूप में कोई ना कोई भोजन भी मंगा करके कुछ ले लिया करते थे। भले ये बाद में मालूम चला कि उनका उद्देश्य क्या था, लेकिन बाबा जी का प्रसाद ऐसा वैसा करके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा करके भी वो रखते थे। और अब उनकी अपनी अपनी विधाएं होती हैं, ऊपर से कोई बहुत बड़ी जवाबदारी मिलती है और फिर संघ के नाम पर मिली हो तो उस तरह के निर्देश भी रहते हैं। हालांकि इन सब बातों से संघ को कोई लेना देना भी नहीं था और यदि ऐसा वो कर रहे थे तो कोई इसको महत्व भी संघ ने नहीं दिया। और यदि मान लो समाज के रूप में उस इलाके में यदि किसी रूप में तात्कालिक कोई व्यवस्था हो गई तो उसे मना भी नहीं किया और उसको स्थायी रूप में भी रखा नहीं। आचार्य तो ये कहते हैं कि भाई मुनि जीवन स्वतंत्र होता है और जो होगा सो होगा। और ऐसे जीवन में संघों के असुविधाएं भी आती हैं। हमेशा हमेशा ऐसी सिक्योरिटी लेकर के चलें तो मुनि जीवन की स्वतंत्रता किस काम की है। और फिर गुरुवर अपने स्वभाव में उस चीज़ को पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन कभी कोई लोकल व्यवस्था बनाए तो सर्वथा उसका निषेध भी नहीं करते हैं क्योंकि ये समाज का अपना है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं। आज भी
आगे चलो पीछे चलो, ये करो वो करो, कहाँ कौन कर रहा है, करे तो करे, नहीं करे तो कोई ऐसा और ज्यादा कर दे तो उसको हाँ आप अपने 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 तक यहाँ आने की जरूरत नहीं। ये सभी आचर्षी के स्वभाव में है। ग्रस्त भी चलते हैं। जिन ग्रस्तों को पैदल विहार करने का अभ्यास नहीं, वो भी इस निमित्त से पैदल चलना शुरू करते हैं। और इतने लंबे लंबे विहार में महानगर के लोग अथवा जो भी परिचित श्रद्धालुजन रहे, तो जो अभ्यासी श्रद्धालुजन होते हैं वो तो फिट जैसे रहते हैं, तो वो तो चलते ही रहते हैं। लेकिन नए नए जो श्रद्धालु अपने स्थान पर आने से या भावना से जुड़ जाते हैं, उनको इतना अभ्यास नहीं रहता। कई लोगों को छाल ले आ जाए, कई लोगों को असुविधा हो जाए, सोचें अपन पूरा चलेंगे, बीच में रुकना पड़े, फिर उनको गाड़ी वाहन भी रहते हैं, वो तो अपने इंतजाम से चलते हैं। लेकिन कई कई लोगों ने संकल्प लिया और चलने का भाव किया तो चलते भी गए। और चलते चलते स्थिति ये उन लोगों ने बताई कि जब हम लोगों ने सुबह शाम चलना शुरू किया तो भोजन पानी तो पर्याप्त करते रहे, लेकिन सबके कपड़े ढीले होने लगे। क्यों? क्योंकि वजन कम होने लगा और शरीर में फिटनेस अच्छी आने लगी, तो अच्छा भी लगने लगा। और पैदल चलना ही चलना, इतना बड़ा संघ है, किसके भरोसे बिहार होगा? ऐसे इलाके में बिहार हो रहा है जहाँ पर समाज है ही नहीं। 100 150 किलोमीटर पर को एक मकान भी जैन समाज का ना मिले, एक घर भी पूरे गांव बस्तियों में ना मिले। 100 200 किलोमीटर सब समाज बंधु ही चल रहे, अपने भावना से चल रहे, चौकों की व्यवस्था से चल रहे, बिहार करते जा रहे। पहले कभी बहुत बड़ी समाज रही होगी। बंगाल प्रांत सामान्य नहीं था, बड़े बड़े आचार्य बंगाल प्रांत में इतिहास बतलाता हुए हैं। स्रोत केवली जैसे आचार्य महाराज सब बंग प्रांत से आए हुए हैं। और उड़ीसा भी, आज का उड़ीसा उस समय का कलिंग था। कलिंग का पूरे कलिंग का सम्राट एल खारवेल जैन सम्राट था। पूरे कलिंग पर जैन धर्म का प्रभाव था, रहा कभी। लेकिन आज के समय देखें तो अभी समाज है भी तो व्यापार धंधे के निमित्त से बड़े शहरों में, छोटे छोटे गांवों में छुटपुट मिलेंगे, बाकी नहीं। भाषा का अंतर होता है, समाज का फर्क आता है, फिर भी बिहार होता रहा। और एक बार तो ऐसा हुआ, एक लड़का, सभी लड़के ऐसे महाराज जियों के कमंडल लेके चलते थे, बड़ी भावना से आचार्य का कमंडल उसने ले लिया। आचार्य उस समय लंबे बिहार में कमंडल देते भी थे, तो उसने कमंडल ले लिया, कोई बात नहीं। अब चलता गया। अब आचार्य की स्पीड से वो नहीं चल पाया, बहुत कोशिश की, नहीं चल पाया, पिछड़ गया। अब उसको लगा अब तो बहुत पीछे हो गए, दूसरे महाराज से भी पीछे, तीसरे महाराज से भी पीछे, संघ से ही पीछे हो गया। अब कोई बात नहीं, बाकी तो महाराज जी वगैरह चल रहे हैं, सब आगे बढ़ते गए। उसको लगा कि अब कवर नहीं कर पाएंगे, तो पीछे से समाज की गाड़ी आ रही थी, कार, उसमें धीरे से वो बैठा और आगे निकल गया। अब वो जब साइड से निकला तो नजर पड़ जाती है संघ की, आचार्य की नजर पड़ गई, इसमें वो आदमी बैठा है जिसने कमंडल ले लिया। चलो आगे गए, गाड़ी खड़ी हुई तो उतरते समय भी देख लिया कि वो इसी ने तो लिया था, वो ही उतर रहा है। उसे ये कुछ ख्याल में नहीं था, वो तो ये सोच रहा था आगे आगे तब तो साथ में चल लेंगे। जैसे ही साथ में चलने को हुआ तो आचार्य ने देख करके कहा, क्यों जी, कमंडल तुमको दिया था? तुमने लिया था कमंडल? हाँ आचार्य हमने लिया। गाड़ी में क्यों रखा उसको? गाड़ी में रखने के लिए कमंडल दिया था क्या? पैदल चलने वालों को कमंडल देते हैं, हैं? क्यों रखा गाड़ी में कमंडल? ऐसा आचार्य ने सहज कहा। अब वो भी जरा होशियार निकला, बोले आचार्य मैंने गाड़ी में कहाँ रखा कमंडल? बोले अभी तो उतरे हो तुम गाड़ी में से, अभी हमने देखा। बोले आचार्य हम बैठे हैं गाड़ी में, कमंडल तुम हाथ में ही लिए रहे। हम बैठे थे गाड़ी में, कमंडल तुम हाथ में लिए, गाड़ी में रखा ही नहीं हमने कमंडल। अरे धीरे से आचार्य को हंसी आ गई, ये भी कोई उत्तर है? हम बैठे थे गाड़ी में, कमंडल तुम हाथ में लिए रहे। बड़ा उत्तर दे रहा है कि कमंडल थोड़ी हमने गाड़ी में रखा, कमंडल तो हाथ में ही लिए रहे, गाड़ी में हम बैठे, ये बात अलग है। हमारे बैठने का त्याग थोड़ी है, कमंडल को गाड़ी में नहीं रखना पड़ता हमें वाले, तो हम तो कमंडल हाथ में लिए रहे ना। कितना बढ़िया उत्तर दिया।
बाद में आचार्य ने कहा ऐसा नहीं होता है, उसे ख्याल में भी आ गया। ऐसे भी कई वाक्य रास्ते में होते रहे। संग विहार करता रहा। सर्दियों का समय था, कहीं स्थान अनुकूल मिले, कहीं नहीं भी मिले। कहीं पर समाज के गांव मिले, मिले नहीं मिले, नहीं मिले, ऐसे विहार हो रहे थे। एक जगह थोड़ा सा संदर्भ संघ के लिए अनिष्टकारी लगा और प्रतिकूल भी हो गया। संघ एक गांव में प्रवेश कर रहा था। गांव क्या, वो थोड़ा बड़ा गांव था, बरगढ़ उसका नाम था। सुबह सुबह हम लोगों का प्रवेश हो रहा था और इतने लंबे प्रवास में थोड़े कोई महाराज जियों को कभी अनुकूलता कभी नहीं भी, तो भी संग साथ चलता था, बिहार अच्छा होता था। क्षमा सागर जी महाराज जी को सर्दियों में बिहार करने से कुछ मौसमजन्य प्रतिकूलता हो रही थी। तो आचार्य श्री ने एक दिन ऐसे बैठे बैठे हमारी तरफ देख करके कहा, सुनो, बिहार में महाराज जी कहीं आगे पीछे होते हैं तो थोड़ा सा साथ में रहना, ताकि अच्छा रहता है, एक आध महाराज जी साथ में रहें। तो हमने भी सहज कहा, आचार्य श्री ठीक है, साथ में हो जाएंगे, महाराज जी के रहेंगे। तो आगे पीछे कहीं होते भी थे तो साथ में ही रहते थे और समय पर पहुंच भी जाते, थोड़ा सा 10-5 मिनट लेट पहुंचेंगे, पहुंच जाते थे। बरगढ़ ग्राम में जब प्रवेश कर रहे थे, कलकत्ता के लोग सभी साथ में थे, श्रावक बंधु भी चल रहे थे। लेकिन जब गांव बस्ती आ जाती है तो थोड़े श्रावक भी निश्चिंत हो जाते कि अब तो गांव आ गया है, पास में ही तो रुकना है। कोई जंगली इलाका हो या नया अपरिचित गांव में से निकल रहे हो तो थोड़े ध्यान रखते हैं, अब आई तो गया है गांव में, रुकना ही तो है अंदर जा करके। ऐसा करके श्रावक भी थोड़े आगे पीछे हो गए। आचार्य श्री और उनके साथ में बहुत सारे महाराज तो पहले पहले निकल गए। वो एक स्थान मुझे याद आ रहा है, उस चौराहे पर, उस स्थान पर एक ग्राउंड में एक सर्कस लगा हुआ था, बड़ा सर्कस रहा होगा। वहाँ पर लोग बाहर ऐसे ही खड़े हुए थे। सुबह सुबह का समय लगभग 9 बज रहे होंगे, 8:45 के आसपास का समय होगा। जंगल आदि से निवृत्त होकर के बस्ती में हम लोग प्रवेश कर रहे थे। तो ऐसा किसी को ख्याल भी नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे ही लोग खड़े थे, खड़े रहते हैं ऐसे। तो आचार्य श्री का संग निकल गया होगा, उन लोगों ने देखा होगा, संग है, बड़ा है, कौन है, कैसे है, क्या है, उन्हें क्या लगा मन में कौन जाने। जब बाद में थोड़ा 10-12 मिनट 15 मिनट बाद में हम लोग पहुंच रहे थे, क्षमा सागर जी आगे थे, मैं उनके 5-7 कदम पीछे था। हमारे पीछे कलकत्ता के थोड़े से दूर हिम्मत सिंह जी कोठारी जी चल रहे थे, उनके पीछे और 1-2 लड़के चल रहे थे। मतलब वो हमारे साथ ही विहार करते, लेकिन गांव आने से थोड़ा धीरे धीरे हो गए, हम लोग आगे बढ़ रहे थे। एक जवान युवा के मन में पता नहीं क्या आया और वो क्या सोच रहा होगा, पहले से क्या देख रहा होगा, वो आगे बढ़ा। उस समय तक किसी को ख्याल नहीं निकल रहा होगा, आ रहा होगा आदि आदि। महाराज जी अपने स्पीड से चल रहे, 5-7 कदम पीछे हम भी उनके साथ ही चल रहे। वो आया और उसने देखा और पता नहीं उसके मन में क्या, उसने हाथ उठा दिया। हाथ उठाया तो महाराज जी को भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा था और सहज, तो जैसे उसने ऐसा हाथ उठाया और हाथ लग गया, लगा दिया उसने। हम पीछे थे, हम थोड़ी स्पीड बढ़, हमने ऐश क्या करता है ऐसा करके, तब तक हिम्मत सिंह जी कोठारी भी दौड़ करके आगे आ गए और उन्होंने झट से उसको पकड़ लिया और थोड़ा वाद विवाद उनसे करना शुरू कर दिया। वो चूंकि बंगाल थे, बंगाल और उड़िया भाषा में थोड़ा साम्यता जो भी रहती हो, उन्होंने अपनी भाषा में उसके लिए कुछ किया और 4 से 10 लोग आ गए। किसी ने उसको समझाया, किसी ने उसका पक्ष लिया, ऐसा करके वो कुछ बातचीत करें, उन्होंने कहा चलो महाराज जी, चलो महाराज, चलो महाराज जी। और हम लोग अजैन बंधु भी कुछ थे, बाबा जी आगे बढ़ो। वहाँ सहज हो गया वातावरण। लेकिन हिम्मत सिंह जी ने वहाँ पर थोड़ा सा अपना वो जो भी था लोगों को बताया, ये किया वो किया, लेकिन उन्होंने भी सोचा अकेले हैं तो उलझना ज़्यादा ठीक नहीं, पीछे से वो भी आ गए। संग में हम लोग पहुँच गए। समाचार तो ग्रस्तों के माध्यम से सहज ही पहुँच ही जाता है, कोई बात नहीं। जब चर्चाएं हुई तो आचार्य श्री ने कहा क्यों, क्या हो गया? महाराज कुछ नहीं आचार्य श्री, ऐसा ऐसा। अच्छा चलो होता रहता है ऐसा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। इतने में ही क्या हुआ कि एक हजारीबाग का ग्रुप
जो चतुर्मास कमेटी में बहुत बड़ी भूमिका निभाए हुए थे। ऐसे 4-5 बंधु, 5-7 बंधु जो अपने घूमने या भ्रमण के हिसाब से निकले होंगे और लोकेशन उनने ले लिया कि संघ कहाँ पर है कार्यकर्ताओं से, तो वो उस गांव में सुबह सुबह आ गए। तो स्वरूप चंद जी सोगानी जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, वो बहुत तेज तर्रार आदमी था। शरीर डील डोल से भी, मतलब समझो कि बहुत बड़े अफसर से वो कम देखने में लगता ही नहीं था। बड़ी मूछें, पर्सनालिटी, ऐसा वैसा। और जैसे वो लोग आके दर्शन किए, और संघ ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन चर्चाओं में उसको मालूम चल गया ऐसा ऐसा हो गया। उसका तो पारा गर्म हो गया। अब उसकी पकड़ भी उस तरफ बंगाल बिहार वगैरह में अच्छी थी। उसने यहाँ वहाँ अपना संपर्क लगाया, ये किया वो किया, प्रशासन के पास पहुंचा और उसने तो कहा कि उस आदमी को तुरंत ही हमारे सामने उपस्थित करो। उसके प्रभाव से पूरे गांव में छानबीन हुई, जानकारी तो थी। उसको थाने वगैरह में ले गए, लेकिन उससे क्या लेना देना, और ये सब हो तो गया। गांव के लोग भी आ गए कि भैया ये तो ऐसा वैसा, वो सर्कस के यहाँ पर खड़ा था, आदमी ऐसे ही है वैसा है, हम लोग तो गांव के हैं, कोई ऐसा हमको वो नहीं। उसने जाकर के फिर गांव के लोगों को आचार्य के पास ले भी आए, तो वो तो सब श्रद्धालु लोग, उनको क्या लेना देना हम। लेकिन उसके लिए भी प्रशासन से उसने अपने प्रभाव से काफ़ी, जिसे कहते हैं कि उसका मनोबल डाउन करना और उसे दबाव में लाना आदि आदि वो ग्रस्तों के काम है किए। वो दिन एक तरह से चर्चा में बरगढ़ में गड़बड़ हो गया, ऐसा वैसा करके बिहार कर गया संघ आहारचर्या सामयिक करके, और ज़्यादा महत्व नहीं दिया। और लोगों को भी जो बाहर से आए थे उन सबको भी हाँ सब ठीक है, शांति रखो, ये सब में ज़्यादा बढ़ना नहीं, वो हो गया ऐसा। अब चूंकि प्रांत ही वैसा था, पर बिहार आचार्य का चल रहा। एक जगह मैंने आचार्य को ऐसे ही चर्चा में कहा भी, आचार्य इतनी लंबी लंबे बिहार और ऐसे इलाकों में बिहार, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ही पुण्य से हो गया, तो हो गया, यहाँ कौन आते। तो आचार्य कहने लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमारे ही पुण्य से सबका हो गया, ऐसा नहीं मानना पड़ता। सबका अपना अपना पुण्य रहता है, संघ का अपना पुण्य था, उस वजह से सब हो रहा है। ऐसा करके जो एक अपन भाव रखते हैं कि जैन धर्म अपने अपने भाग्य से अपना अपना फल पाता है, वो चर्चा में तो आचार्य निरंतर करते ही हैं। और एक बार आचार्य ने कहा भी इन सब प्रांतों में बिहार करने के बाद, संघ की चर्चाओं में, बोले ये इलाके अपने बिहार करने लायक नहीं है। बिहार करने लायक नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि शुद्धता भी नहीं है, खान पान भी लगभग लगभग यूं ही अशुद्ध अभक्ष्य जैसी वस्तुओं का बहुतायत रहता है। तो बोले ये सब इलाके अपने हिसाब से बिहार करने के नहीं, पर एक भाव था कि और पूरा बिहार हो जाए, तो हो तो गया, लेकिन ये सब संघों की अनुकूलता के स्थान नहीं है। आचार्य लगभग लगभग बहुत बड़े बड़े महानगरों से और लगभग ऐसे प्रांतों से तो बचते ही हैं, क्योंकि निर्बाध निर्दोष चर्या जल्दी संभव नहीं हो पाती है। तो इस वजह से जहाँ पर अनुकूलताएं रहती हैं, ऐसे समाज बहुल इलाकों में, क्षेत्रों में धर्म की प्रभावनाएं होती रहती हैं। एक संदर्भ और इस लंबे बिहार में, उड़ीसा में ऐसा बना। बिहार करते हुए प्रातःकालीन बेला में आहारचर्या के निमित्त से एक बस्ती में जाना हुआ। बस्ती का नाम था अनुगुल, मुझे याद है पूरा, अनुगुल नाम था। और स्थान वगैरह भी जल्दी मिलते नहीं है, संघ की चर्या के हिसाब से देखना पड़ता। तो कलकत्ता वालों ने उस गांव में एक स्कूल देख लिया, और स्कूल के 2-3 कमरे और दहलान वगैरह आहारचर्या के लिए ले ली। स्कूल लगभग ऐसा लगता है कि 7:30 बजे 8 बजे के अंदर अंदर लग गया होगा। संघ पहुंचा लगभग 9:15 9:30 के आसपास। उस समय संघ बाहर ही बैठ गया, क्योंकि चौके वाले स्थान थोड़े से अलग रहते हैं और बिठालने को उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और जैसे स्कूली सार्वजनिक स्थान जो रहता है, ऐसे ग्राउंड में ही चबूतरे के आसपास चौकी पाटे लगा दी और
निवेदन किया तो संघ बैठ गया, आचार्य अपना पाठ करने लगे। उसी समय जो रिसेस होती है ना बीच की प्रातःकालीन, तो अब वो उनकी छुट्टी हो गई सब बच्चों की। अब बच्चे तो बच्चे, वो क्या जाने, बड़े हों टीचर हों, कोई उम्र के हिसाब का भी फर्क पड़ता है। बच्चे बच्चे की उम्र में रहते हैं, बड़े बड़े की उम्र में रहते हैं। तो अब उसमें भी सब बच्चे एक से नहीं होते, कुछ मन चले होते हैं, और मन चले नेतागिरी जैसे करने वाले कोई 2-4 हो जाए तो 10-25 बच्चे तो यूं ही उनके साथ लग जाते हैं। तो वो अपनी उड़िया भाषा में जो भी बोल रहे हो वो तो समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन हाव भाव तो ऐसे समझ में आते हैं कि ये लोग कुछ ऐसा भाव कर रहे हैं। टीचर्स वगैरह जो परिचित थे उन्होंने भी बच्चों को थोड़ा सा आवाज दी, थोड़ा सा डांटने का, लेकिन बच्चे तो बच्चे, और छुट्टी का समय है, पीरियड अभी है ही नहीं, और इकट्ठे हो गए बच्चे। 2-4 हो तो वो दबाव में रहते हैं, 150 200-400 छुट्टी में हो तो वो तो फिर अपन सड़कों पर देखते हैं ना, अकेला एक आध हो तो बिल्कुल दबाव में रहता है, 2 मिल जाएं तो थोड़े उसके चेहरे पर कुछ भाव बदल जाते हैं, 3-4 हो जाएं तो वो एक दूसरे को प्रोत्साहन करने लगते हैं, और यदि 25-50 मिल की आवाज करें ना तो फिर उन्हीं का माहौल दिखने लगता है। लेकिन वो उनका माहौल उम्र का माहौल रहता है, कोई उनके अंदर ऐसा वो नहीं रहता, फिर भी ग्रस्तों को प्रतिकूलता दिखती है। तो उस समय इन लोगों को लगा कि महाराज जी को तो यहाँ कहाँ बिठा दिया अपन ने, ये तो उनका छुट्टी का समय था। तो उन्होंने तुरंत ही कहा कि आचार्य श्री उस तरफ भी स्थान है, दूसरी तरफ भी स्थान है। तो आचार्य ने कहा नहीं कोई बात नहीं, अब आहारचर्या का तो समय हो ही रहा है, उठ जाएंगे। तो आचार्य श्री फिर यहाँ वहाँ कहीं नहीं गए, और बच्चों को भी धीरे धीरे समझ में आया, सब यहाँ वहाँ हो गए। उनका घंटा बजा, अपने आप हम ना भी कहें तो जाना पड़ेगा, चले गए। चर्या को संग वहीं से निकला, आहारचर्या हुई। आहारचर्या के बाद इन लोगों को लगा कि स्कूल का ये स्थान है, यहाँ पर संग रुकेगा तो अनुकूलता नहीं रहेगी। तो उन्होंने गांव में कोई एक पुरानी धर्मशाला जो रही होगी वो देख ली, खाली थी, उसमें संग बैठ गया, पहुंच गए। अब वहां क्या हुआ वो जानकारी तो रखते नहीं। तो यही जो छुट्टी हुई इन बच्चों की, अब वो गांव के और आसपास के गांव के रहे होंगे, सब चर्चा करते, अजैन बंधु भी उसमें सम्मिलित हो गए। और जैन मुनि हैं कि कौन मुनि है ये तो वो समझते नहीं। इस तरह से बाबा वगैरह आए हैं, इस तरह से महाराज वगैरह आए हैं, ऐसी चर्चा करते करते कुछ लोग जरा अपने तरीके से इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो ऐसा करते करते हम लोगों ने तो सामयिक वगैरह धर्मशाला में की, कोई जानकारी भी नहीं, लेकिन कमेटी वालों ने आके कहा महाराज जी थोड़ा बिहार हो सकता रोकना भी पड़े। क्यों? थोड़ा अनुकूल नहीं लग रहा है। क्या अनुकूल नहीं लग रहा है? गांव के लोग बाहर इकट्ठे जमा हो रहे हैं, तो क्या करना, इससे क्या होता? नहीं नहीं महाराज जी, थोड़ा जब अनुकूल वातावरण देखेगा तभी बिहार आपका हो तो अच्छा है। अरे भाई ये तो सब चलता रहता है, समय से निकलना समय पर पहुंचना अच्छा रहता है। फिर भी आचार्य श्री हम देखते हैं उन्होंने भी अपने तरीके से यहाँ वहाँ संपर्क करके प्रयास किए। अब वहाँ इतने बड़े इतनी दूर दराज में कौन क्या, तो ऐसा करके प्रशासन ने तो सहयोग किया, लेकिन अब प्रशासन के एक आध दो पुलिस चौकी में हों भी तो उनका क्या मायना। और पूरा गांव ऐसे लोग, अपरिचित लोग, नास्तिक जैसे लोग रहे, वो सब भी खड़े हो रहे थे, आ रहे थे। ये लोग चाह रहे थे कि आचार्य श्री बिहार ना करें, लेकिन आचार्य श्री का नहीं, निर्धारित अपना बिहार तो चलेगा ही चलेगा। आचार्य श्री फिर कैसे आप बिहार करेंगे और कुछ हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, हम लोग तो परदेसी हैं, हम लोग तो यहाँ पर समाये, मतलब आप चिंता मत करो सब हो जाएगा। सामयिक के बाद आचार्य श्री ने कहा सभी लोग अच्छी बढ़िया माला फेरो, और माला फेर करके आचार्य श्री को स्वयं कुछ ऐसे अनुभव हैं कि वो अपना आभास कर लेते, और स्वर ज्ञान आचार्य श्री का उनको सिद्ध है, स्वर ज्ञान। मैंने तो संग में रख के कई बार देखा, बार बार देखा, कभी भी कोई भी निर्णय करते हैं आचार्य श्री अपने स्वर ज्ञान से करते हैं, और वो कब करते हैं कब स्वर देख लेते हैं ये आम आदमी समझ ही नहीं पाता है। हाँ, वो जिनको मालूम है वो समझ लेते हैं, जिनको मालूम नहीं वो समझ ही नहीं पाते। कभी कोई किसी को विशेष आशीर्वाद देना हो, कभी कोई आचार्य को अपना निर्णय करना हो, कभी कोई
कोई शुरुआत शुभारंभ करना हो तो वो अपने तरीके से सुषुम्ना, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर आदि आदि में वो अपना बहुत बहुत बारीकी से जल्दी अंदाज लगा लेते हैं और उसे देख करके एक बार तो ऐसा हुआ था, हम लोग कह रहे थे आचार्य ये तिथि ठीक नहीं है, आचार्य अभी थोड़ा सा समय टाल दो, ऐसा वैसा। एक बहुत बड़े समारोह में प्रवेश हो रहा था तो आचार्य कहते नहीं नहीं आज गुरुवार का दिन है। तो आचार्य गुरुवार का दिन तो है, अरे गुरुवार गुरुवार का दिन है। और आचार्य फिर भी तिथि बढ़िया चल रहा है अभी, चलो जल्दी और या सफलता ही सफलता, वो उनको सिद्ध है। ये कहने में कोई संकोच नहीं मुझे, वो स्वर साधना उनको सिद्ध है और बहुत रिजल्ट्स उन्होंने उसके माध्यम से लिए हैं। तो बस आचार्य ने ऐसा बाहर देखा और हाँ माला फिर गई, हाँ हाँ आचार्य माला फेर ली, तैयार हो जाओ चलो बिहार होगा। अब कमेटी वाले आचार्य चलो 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 बिहार होगा बिहार होगा। और आचार्य ने एक ही संकेत दिया, किसी की तरफ देखना नहीं, बस अपना जाप करते चलना, किसी की तरफ देखना नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते, संघ में होने के नाते मैं बता रहा हूं, कम से कम उस गांव में 1000 से ज्यादा आदमी इकट्ठे थे उस समय। और जिस रोड से बिहार करना था पूरा रोड जाम जैसा उन्होंने कर रखा था। उनके मन में क्या भाव क्या तैयारी उनकी रही ये तो भगवान जाने, लेकिन जिस समय आचार्य चले और पूरा संघ वहां से निकला, आचार्य ने कहा अपना जाप करते हुए बस किसी की तरफ देखना नहीं, किसी की तरफ देखना ही नहीं। तो जिस तरीके से संघ वहां से निकला, कितनी भी कैसी भी मानसिकता से लोग खड़े रहे हों, ऐसे जैसे कोई गाड़ी आगे बढ़ती है तो सामने वाले सब दोनों तरफ, संघ आगे बढ़ रहा, आदमी आधे आदमी इस तरफ आधे आदमी इस तरफ, पूरा यूं जैसे रास्ता दे रहे हों और पूरा संघ निकल गया। सब आदमी जो जहां थे वहीं खड़े रहे, आगे निकल गए, गांव पार कर लिया, किसी ने किसी को देखा नहीं। वो लोग भी सब देखते, उनको कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या बोलना, कि एक आवाज नहीं निकली किसी की और सब खड़े के खड़े रहे। जब संघ पूरे गांव के बाहर निकल गया तो आचार्य श्री ने बहुत प्रसन्न होकर के हाँ ज्ञान सागर महाराज की जय बोलो, और संघ आगे बढ़ गया। प्रत्यक्ष घटना है। जो श्रद्धालु साथ में चल रहे थे कलकत्ते वाले या विहार कराने वाले, वो तो आश्चर्यचकित हो गए, पूछने लगे गुरुवर ये हो क्या गया? बोले बस बात मत करो चलो आगे। ऐसा संदर्भ लिखने वालों ने लिखा है, ये सब चीजें आ चुकी हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये संदर्भ सुना देना भी बहुत जरूरी है, ताकि जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं कम से कम अपनी अपनी जगह रह करके सुन तो सकते हैं कि कभी कोई स्थिति ऐसी बनी भी, उस गांव के लोगों के मन में कुछ भाव आया भी होगा, सामूहिक उनका कोई पाप कर्म का उदय आया होगा, जो ऐसा एक संघ को लेकर के उनके मन में भाव आया, लेकिन संघ का भी सामूहिक पुण्य का उदय भी कुछ काम करता है। और उस समय आचार्य ने अपने अनुभव के आधार पर जो भी मार्गदर्शन दिया था वह उन सबकी मानसिकता को बदलने में कारण तो रहा ही होगा, या एक तरह से उन्हें जैसे कि कोई अपने प्रभाव से केंद्रित कर देता है, कीलित जैसा कर देता है, वो सोच ही नहीं पाते, उनकी बुद्धि काम नहीं करती। ऐसी स्थिति में पूरा गांव खड़ा रहा और संघ बिल्कुल अपनी निर्बाध गति से आगे बढ़ गया और निरंतर ग्राम नगरों में विहार करता रहा। प्रतिकूलताएं तो साधक के जीवन में आती ही हैं, अशुभ कर्म के उदय से उपसर्ग और परिचय तो होते ही रहते हैं। अभी पंचम काल की बात क्या, चतुर्थ काल में भी तो प्रथमान युग के ग्रंथ इससे भरे पड़े हुए हैं, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन अशुभ कर्म की तीव्रता में ऐसा होता भी है, तो कभी कभी
सामूहिक पुण्य के उदय में बड़े से बड़े संदर्भ टल भी जाते हैं। और वह ऐसा अनुभव हुआ हम लोगों को कि बहुत बड़ी घटना ऐसा मान करके चलो कि टली, सामूहिक पुण्य के उदय से चली, आचार्य श्री के अनुभव से टली और उनके अपने प्रयोग से टली। हो सकता ऐसा ना भी होता जैसा हम सोच रहे हैं, कुछ और होता या ना भी होता तो बात अलग थी, पर ग्रस्तों के मन में चिंता तो आती है। ग्रस्तों की अपनी भूमिका होती है, त्यागी प्रति साधु जन तो निश्चिंत होते हैं, लेकिन ग्रस्तों की अपनी जवाबदारी होती है। उस तरह की से उन्होंने अनुभव किया और वह बात टली। ग्रस्तों को भी प्रसन्नता हुई, बिहार संघ का होता रहा। कहीं मौसम जन्य प्रतिकूलता, कहीं स्थान का अभाव, कहीं बहुत अच्छी अनुकूलता, जहां उम्मीद नहीं वहां पर अच्छे से अच्छी अनुकूलता, और जहां सोच करके यदि चलें कि यहां अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, समाज वालों के हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसे लंबे लंबे बिहार, और वो बिहार मैं समझता हूं बहुत ही लंबा हुआ, क्योंकि पहला विहार तो नैनागिर से लेकर के सम्मेद शिखर जी का 1000 किलोमीटर का लगभग रहा। चतुर्मास गर्मी और चतुर्मास के प्रवास के बाद लगभग 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर कलकत्ते का बिहार हुआ। वहाँ से 500 किलोमीटर उदयगिरी खंडगिरी। उदयगिरी खंडगिरी अपने आप में सिद्ध भूमि है, जिसकी चर्चा मैंने कल भी थोड़ी सी की थी। और ऐसी सिद्ध भूमि है जहाँ पर उस निर्माण स्थली पर उस समय रहने वाले सम्राटों ने, परंपरा से आने वाले सम्राटों ने, जैन सम्राटों ने, उस राजघराने की महारानी ने विशेष रूप से मुनियों के प्रवास के लिए, साधना के लिए उस पहाड़ी भाग में बड़ी बड़ी गुफाएं बनाई। और गुफाओं में भी बैठ करके हम लोगों ने देखा, इतना ध्यान रख करके उन गुफाओं को तैयार कराया गया कि उजाला वगैरह आने के स्थान, हवा उजाला आए। यहाँ तक कि विश्राम करने के लिए किस तरीके से स्थान तैयार किया जाए, बैठने के स्थान। बारिश का पानी भी यदि आ रहा है और पहाड़ी भाग से निकल रहा है, तो उस पानी को निकलने के भी रास्ते ऐसे बनाए गए जिससे गुफाएं प्रभावित ना हो। इस तरीके से दूरदर्शिता से खंडगिरी उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफाएं बनी, और वो पुरातत्व की अनमोल धरोहर मानी जाती है। संरक्षण वहाँ पर है, जैन तीर्थ के नाम से उसकी प्रसिद्धि है, कुमारी पर्वत के नाम से शास्त्रों में उसका उल्लेख आता है। इस तरह से ये खंडगिरी उदयगिरी की पहाड़ियों की बात है। 1 सप्ताह आचार्य ने वहाँ पर प्रवास किया। कटक से जैन समाज आकर के, कटक वहाँ पास में ही है, और वहाँ पर सभी लोगों ने अपने आहारचर्या आदि आदि संपन्न कराई, और उदयगिरी खंडगिरी से पुनः विहार प्रारंभ हुआ। और विहार करते 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 मध्य प्रदेश के भाग में, उस समय मध्य प्रदेश था, उड़ीसा चल रहा था, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ का उस समय कोई ऐसा बंटवारा नहीं हुआ था। तो सबसे पहले नवापारा राजिम स्थान मिला, वहाँ पर भी आचार्य श्री का प्रवास हुआ, समाज थी, प्रवचन आदि का लाभ लिया लोगों ने, और लगभग 5-7 दिन रुक करके वहाँ से बिहार हुआ। वहाँ से बिहार हुआ तो रायपुर के लिए आचार्य श्री का बिहार हुआ, फाफाडीह स्थान में रुके, और एक बहुत बड़ा प्रवचन आचार्य श्री का सार्वजनिक जैन जैनेतरों के बीच में मालवीय चौक पर हुआ। रामायण के संदर्भ को, राम सीता के संदर्भ को लेकर के हुआ। बहुत ही प्रभावकारी जैन जैनेतरों के बीच में वो लगभग 1.25 से लेकर 1.5 घंटे तक का प्रवचन, ऐसा बहुत अच्छा प्रवचन हुआ था। उसका संकलन किया गया, प्रिंट भी है वो प्रवचन। रायपुर में भी लगभग 8 दिन रुकने के बाद आचार्य श्री का विहार होते होते भिलाई सेक्टर 6 में लगभग 4-5 दिन रहे, और वहाँ एक मंदिर बना। वहाँ सामूहिक सभी समाजों के मंदिर बनते हैं, तो उसमें एक जैन मंदिर था, सेक्टर नंबर 6 याद है।
वहाँ पर भी आचर्षी 2-3 दिन रुक करके फिर वहाँ से दुर्ग के लिए विहार किया। वहाँ से विहार करके आचर्षी राजनांद गांव आए। राजनांद गांव में लगभग 28 या 30 दिन के अंदर अंदर 28 दिन लगभग आचर्षी का प्रवास रहा। वहाँ पर भी इसी तरह से धर्म प्रभावना हुई और फिर संघ में त्यागी वृत्तियों का मतलब जुड़ाव बढ़ता गया। गृहस्थ अपने नियम व्रत लेते गए और नई पीढ़ी के बच्चे धर्म से प्रभावित होते गए और 2-3 बालक बालिका वहाँ पर सम्मिलित हुए राजनांद गांव में। मतलब एक तो आरिका संघों में उज्ज्वलमती नाम है, वो सम्मिलित हुई थी। एक प्रशम सागर जी उनका नाम था, तो ऋषभ भैया करके थे, वो सम्मिलित हुए थे, राजनांद गांव में ही सम्मिलित हुए। और अभी प्रमाण सागर जी महाराज जी हैं, ये भी राजनांद गांव में आकर के ही संघ में सम्मिलित हुए थे। हालांकि हजारीबाग में रहते, हजारीबाग उनका मूल स्थान था, लेकिन उस समय वो अपने ननिहाल में दुर्ग में रुके हुए थे, वहीं पर पढ़ाई वगैरह करते थे। तो आचर्षी का प्रवास मिला, हम लोगों का सानिध्य मिला, चर्चा वार्ता मुझसे बहुत ज़्यादा होती रहती थी। चौके वौके भी लगाए बालक बालिकाओं ने, धीरे धीरे प्रभावना बढ़ती गई। दुर्ग का समय मिला, राजनांद गांव आना जाना हुआ, तो फिर संघ में सम्मिलित होने का निवेदन किया और आचर्षी ने संघ में सम्मिलित भी किया। इस तरह से संघ भी बढ़ता गया और आचर्षी का फिर विहार भी हुआ। उसके पहले योग सागर जी महाराज जी भी बहुत लंबा विहार करके संघ में सम्मिलित हो गए थे, क्योंकि मल्ली सागर जी को ईसरी में सम्मित शिखर जी की वंदना करनी थी, तो आचर्षी का विहार हो गया था। उस समय नियम सागर जी, चेतन सागर जी और सरल सागर जी भी एक तरह से वंदना आदि के निमित्त से और विहार करके आचर्षी के आशीर्वाद से वो वहाँ पर रुक गए थे, क्योंकि उनको भी विहार करना था अलग से। और मल्ली सागर जी को सम्मित शिखर की वंदना करनी थी, तो वो भी रुके, लेकिन आसपास के इलाके की भी वंदना करनी थी। अब वो इलाका भी बिहार का, अब आप लोग जानते तो हो, देखते हो, उतना अनुकूल नहीं रहता है संघों के लिए। फिर भी व्यवस्थाओं से और अपने तरीके से वंदनाएं हो जाती हैं। तो आचर्षी के मन में भी भाव था कि विभिन्न क्षेत्रों की वंदना करेंगे, कोई साथ हो तो बहुत अच्छा। योग सागर जी महाराज जी की भी भावना रही कि वंदनाएं भी हो और आचर्षी का संकेत भी मिला, तो योग सागर जी महाराज जी ने फिर वंदनाएं वगैरह सब भी कराई। और जब वंदना वगैरह हो गई संपन्न, तो फिर आचर्षी का संकेत मिला, तो योग सागर जी विहार करते हुए राजनांद गांव में पहुँचे। फिर संघ का विहार आगे बढ़ता गया। वहाँ से गोंदिया और ये करते हुए छोटे छोटे ग्राम बालाघाट, पिंडरी वगैरह होकर के जबलपुर आना हो गया। और ग्रीष्मकालीन जो महावीर जयंती और वाचना का प्रसंग बनता है, वो जबलपुर मड़िया जी में आकर के संपन्न हुआ। ग्रीष्म काल में आचर्षी का प्रवास हुआ, महावीर जयंती की रूपरेखा बनी, शहर से महावीर जयंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ, वापस मड़िया जी में विराजमान हुए और ग्रीष्मकालीन वाचना की रूपरेखा तैयार हुई। वाचनाओं में पहली वाचना सागर में संपन्न हुई, दूसरी वाचना जबलपुर मड़िया जी में संपन्न हुई, तीसरी वाचना पुनः सागर में संपन्न हुई। नैनागिर के चतुर्मास के बाद ईसरी और सम्मित शिखर जी का जो प्रवास रहा, ईसरी में ग्रीष्म काल तो हुआ, लेकिन जिनेंद्र वर्णी की संलेखना के कारण ग्रीष्मकालीन वाचना नहीं हुई। सामान्य से शिक्षण शिविर वहां पर उस इलाके की समाज को, सराक बंधुओं को लाभ देने के लिए शिविर लगे, बाकी वाचना वहां पर नहीं हुई। ये चौथी वाचना पुनः जबलपुर मड़िया जी में हो रही थी और वाचना का क्रम षटकर्णागम स्वाध्याय का क्रम जो रहता है वो प्रारंभ हुआ। और इसी में एक संदर्भ और बना, 3 जून 1984 का समय था, सन 84 ही चल रहा था। 3 जून 84 को एक समाचार आया कि आरिका समयमती माता जी की संलेखना संपन्न हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही समाचार आया तो संघ को प्राप्त हो गया।
आरिका समयमती माता जी आचार्य की गृहस्थ जीवन की माँ थी, श्रीमंती जी, और उन्होंने आरिका दीक्षा आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी से ली थी। तो उस समय उनका नाम आरिका समयमती जी रखा गया था। उस समय उनका बिहार राजस्थान में ही हो रहा था। बिहार होते होते सीकर जिले में रानौली के पास कोछोर ग्राम में वो रुकी हुई थी, और साधना भी उनकी चल रही थी, स्वास्थ्य भी उन दिनों में कुछ उनका अनुकूल नहीं था। तो लगभग 15 दिन पहले से तो उन्होंने अनाज वगैरह का त्याग कर दिया था, और त्याग का क्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 3 जून का महीना था, 3 तारीख थी, 3 जून 1984 का समय था। प्रातःकाल लगभग 9:30 के आसपास, 9:30 के आसपास, और उनकी संलेखना संपन्न हुई। सौभाग्य उनको उस समय मुनि महाराज के निर्देशन का भी मिला। उस समय कोछोर ग्राम में मुनि महाराज विजय सागर जी विराजमान थे। विजय सागर जी कौन थे? आचार्य ज्ञान सागर जी से जिन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली थी और जिनका नाम विनय सागर जी रखा गया था। ज्ञान सागर जी के शिष्य थे। क्षुल्लक दीक्षा ज्ञान सागर जी से ली और उनका नाम विनय सागर जी था। और उन्हीं ने ज्ञान सागर जी महाराज जी की समाधि होने के बाद में ज्ञान सागर जी महाराज जी के ही दूसरे शिष्य मुनि विवेक सागर जी, जो आचार्य कल्प विवेक सागर जी के नाम से जाने जाते गए, तो उनसे उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी। और मुनि दीक्षा में उनका नाम विनय सागर की जगह विजय सागर जी रखा गया था। मुनि विजय सागर जी उस समय कोछोर में विराजमान थे। उनकी उपस्थिति में नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए सजगता के साथ आरिका समयमती माता जी की संलेखना संपन्न हुई थी। ये समाचार आचार्य संघ में समाज बंधुओं के द्वारा वहाँ आया हुआ था। हम सभी को समाचार मिला तो परिणाम तो जुड़ते ही जुड़ते हैं। आचार्य को भी समाचार मिला। आचार्य तो बहुत उत्कृष्ट भावों में रहते हैं, फिर भी संघ को समाचार मिला, चर्चाएं हुई, समाज बंधुओं ने भी अपनी भाव वगैरह संघ में रखे और दिन निकल गया। जानकारी सभी को मिली। कोछोर ग्राम राजस्थान में था, सीकर जिले में रानौली के पास में है। आज वहाँ पर समाज ने बहुत अच्छे तरीके से स्मारक भी बनाया हुआ है, और वो संदर्भ 1984 में हम लोगों के सुनने में आया, ख्याल में आया। 1984 में आचार्य के उस प्रवास में विशेष रूप से समाज श्रेष्ठियों के साथ वाचना के दौरान विद्वान और स्थानीय साहित्यकार भी आचार्य से जुड़ते गए। और स्थानीय साहित्यकारों में समझ लीजिए कि विशेष रूप से प्रेस के संपादक वगैरह, और सुरेश सरल जी जिनका नाम सभी जानते हैं, आचार्य के ज्ञान से पहले से ही प्रभावित थे, और उन्होंने बाकायदा एक जैनी श्रावक होने के नाते गुरुवर के पास आकर के धर्म लाभ लेना शुरू किया। आचार्य की साहित्यिक विधा से प्रभावित थे। काव्य कविताएं सभी आचार्य से सुनते रहते थे, और आचार्य भी योग्य पात्र को देख करके लाभ देते ही देते हैं। वो पूछते भी रहते थे क्या चल रहा, तो जो भी लेखन चलता था उसकी चर्चा भी होती थी। और समय समय पर 1-2 ऐसी संगोष्ठियां भी रखी गई जिसमें शहर के जो साहित्यकार हैं उनको बुलाया गया। उन्होंने अपनी रचनाएं सुनाई, आचार्य ने, संघ के महाराजों ने अपनी रचनाएं सुनाई। काव्य का आनंद, साहित्यिक विधाएं, भारतीय संस्कृति की ये सभी बातें उन संगोष्ठियों में रखी गई। और सुरेश सरल जी बराबर अपनी भूमिका के अनुसार लोगों को जोड़ते रहे। समाज बंधु भी अपना लाभ लेते रहे, पूजा पाठ के रूप में, विधानों के रूप में, कहीं ये कार्यक्रम, कहीं वो कार्यक्रम, कहीं ये शिलान्यास करा दो गुरुवर, कहीं यहाँ निर्वाण करना है। आशीर्वाद मिलता गया। कमेटी वालों का उत्साह इसलिए बढ़ता गया कि गुरुवर के आशीर्वाद से दान पुण्य समाज से होता रहा और उनकी योजनाएं आगे बढ़ती गई।
सभी के सभी तरह से काम अच्छे से संपन्न हो रहे थे। गर्मी तो बहुत पड़ती है, गर्मी की प्रतिकूलता भी मड़िया जी जैसे स्थान में बहुत रहती है, लेकिन फिर भी चूंकि ज्ञानाराधना का शिविर चल रहा है तो लोग बहुत उत्सुक होकर के लाभ लेते रहे। संघ स्वाध्याय में अच्छे रूप में सम्मिलित होता रहा। होते करते आचार्य के मन में ये सब भाव बनते गए और लेखन के रूप में, काव्य कविताओं के रूप में तो लेखन चल ही रहा था और कई रचनाएं प्रकाशित होकर के सामने आ ही रही थीं। तोता क्यों रोता, या समझ लीजिए डूबो मत लगाओ डुबकी भी, ये काव्य संग्रह आचार्य के प्रकाशित हो चुके थे समय समय पर। मूक माटी जैसी चर्चा आचार्य के मन में चिंतन के रूप में चल रही थी। और जिस समय प्रवास चल रहा था, मध्य प्रदेश का भाग, वर्तमान तो अभी छत्तीसगढ़ में है, राजनांदगांव के प्रवास में वहाँ के जो कॉलेज के लेक्चरर वगैरह आए, उनसे जो साहित्यिक चर्चाएं हुई तो पूछताछ करने पर चर्चाओं में उन्होंने भी आचार्य को पूछा कि आचार्य कोई खंड काव्य या प्रबंध काव्य जैसा कुछ आपने लिखा है क्या? तो आचार्य ने कहा कि ऐसा तो इस रूप में नहीं लिखा, पर लेखन के रूप में काव्य संग्रह हैं, कविताएं भी हैं, कुछ लंबी कविताएं भी, बड़ी कविताएं भी हैं, सभी देखी, पसंद की, बहुत रुचिबंत हुई, बहुत अच्छी श्रद्धा से आते थे। और हम लोग देखते थे कि जब वो आके बैठते थे, बात करते थे, तो साहित्य के क्षेत्र में आचार्य बहुत गहरी गहरी चर्चाएं करते थे और वो स्वयं अपने साथियों के साथ आकर के घंटों घंटों मतलब धर्म की चर्चा करना, साहित्य की चर्चा करना, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं करना, ये सब जुड़े हुए थे। तब आचार्य के मन में जैसा भी भाव रहा हो, मैं समझता हूँ सम्मेद शिखर का प्रवचन बीज रूप में तो था ही। यहाँ यदि चर्चाओं में ये बात आ गई तो भी आचार्य का मानस बना होगा कि कुछ बड़े रूप में लिखा जाना चाहिए। और आगे बढ़ते बढ़ते मड़िया जी में आकर के जब वो उसी माटी की कविता को आचार्य ने आगे बढ़ाना शुरू किया और कविता दार्शनिक दृष्टि से बहुत ही मतलब उद्देश्यपूर्ण लग रही थी, तो सभी के मन में बहुत भाव आ रहे थे कि आचार्य की तरफ से कोई अच्छा बड़ा काव्य, प्रबंध काव्य या कुछ ऐसा लिखा जाए। आचार्य के मन में ऐसा कुछ था नहीं, जितना भाव है उतना प्रकट कर देते, लेकिन फिर भी साहित्य साधना के रूप में आचार्य का चिंतन चल रहा था और उसको मूर्त रूप देने में या उसे एक तरह से भावों में लाने में मड़िया जी का स्थान एक निमित्त कारण बना। और मड़िया जी में मूक माटी को मूक माटी के रूप में लेखन करने की शुरुआत आचार्य ने कर दी। उसका उल्लेख स्वयं गुरुवर ने अपनी लेखनी में किया है। जैसे कि उपसंहार में या भूमिका में आचार्य इस बात को बार बार बताते कि पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन चिंतन मंथन चलता रहता था, ये विचार, पर मड़िया जी में मुझे लगा कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए और इसको एक अच्छा रूप देना चाहिए। तो मड़िया जी में वो गर्मी का वातावरण आचार्य को अनुकूल लगा, साहित्यिक वातावरण था, उसी में आचार्य ने उसकी शुरुआत कर दी। और इस तरह से एक संकल्प रूप में या साहित्य साधना के रूप में मूक माटी का बीजारोपण हो गया। खजुराहो में आचार्य सन 1981 में गए हुए थे। 81 में वहां पंचकल्याणक गजरत महोत्सव संपन्न कराया था। उसके बाद में आचार्य का प्रवास ही उस तरफ नहीं हुआ, और जब प्रवास ही नहीं हुआ तो कमेटी वाले क्या उम्मीद रखेंगे? कभी आचार्य ने उस क्षेत्र की कोई चर्चा ही नहीं की तो कमेटी वाले क्या अनुमान लगाएंगे कि आचार्य का चतुर्मास हो सकता है। लेकिन पपौरा जी से विहार करने के बाद बंधा 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 सब बंधा में बांध रहे थे आचार्य को और बागड़ से भी 1008 श्रद्धालु, चलो भाई ठीक है, आचार्य के दर्शन वंदना करना है, गुरुवर हमको तारो बागड़ पधारो, गुरुवर हमको तारो बागड़ पधारो, और अपना खूब निवेदन कर लिया। आचार्य ने भी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह दिया, हाँ भाई ठीक है, तुम्हारी तरफ ध्यान तो है,
कृपा तो कर ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। और मैं आया हूं तो राजस्थान का ही तो माल हूं, तुम क्यों सोच रहे हो कि हम कहीं दूसरे प्रदेश के हैं। मेरा प्रोडक्शन तो राजस्थान में ही हुआ है, साचर्षि ने कहा है, मैं तो वहीं से आया हुआ हूं और भेज भी तो रहा हूं संघों को। हाँ, और मिले, ऐसा मिले, वैसा मिले। जब लोगों ने कहा तो आचार्य कहते हैं ठीक है, फूल नहीं मिला तो कम से कम पंखुड़ियां तो जा ही रही है ना, पंखुड़ियों को तो भेजा ही रहे हैं। ऐसे विश्वास से भर के, स्नेह से भर के आचार्य ने हजारों पुरुष वर्ग जो एक से परिधान में, वेशभूषा में इतना बड़ा उत्साह प्रकट करते हुए इतने बड़े बड़े श्रीफल बागीदोरा वाले बना करके ले गए, तो कम बात है क्या। मुझे तो ऐसा लगता है जो इतना बड़ा श्रीफल लेकर के आप सामने सामने बैठे थे बागीदोरा वाले, वही श्रीफल देख करके गुरुवर ने तय कर लिया होगा कि बागीदोरा वालों को तो मिलना ही चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि जो बीजारोपण किया जाता है, यदि सही समय पर आपने कर दिया तो वह अंकुरित होता ही होता है, फसल आती आती है। ऐसे ही थोड़ी मिलता है। तुम्हारा पुण्य तो था सो था ही, लेकिन बागीदोरा का वकील भी तो अच्छा तैयार करके भेजाया था ना नीतीश भैया को ले जाओ, जाओ सब लोग जाओ, बढ़िया। फिर कोई एक हो बताने वाला, अपने आप सामने वाले को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, और सामने वाला अपने बारे में क्या बोले, वो तो कोई दूसरा बोले तब तो बात बनेगी ना। और भैया जी ने भी सबका, और इतना अच्छा अवसर मंच पर भी मिल गया, कमरे में भी मिल गया, आशीर्वाद लेकर के आए। ये जो बीजारोपण हुआ है ये भी तो कहीं ना कहीं फलदायी होगा, होता ही है। इसलिए कहते हैं गुरुवर के चरणों में हम जितनी बार जाएं और जितने भाव अपने प्रकट करें, वो समझ लो पुण्य संस्कार के रूप में बीजारोपण ही होता है। और बीजारोपण यदि हुआ तो कभी ना कभी फसल मिलती ही मिलती है। इस तरीके से इस चतुर्मास में संत शिरोमणि प्रवचन माला के रूप में आपको गुरुवर आचार्य श्री के जीवन यात्रा के ऐसे वृत्तांत सुनने को मिले हैं जो कभी कभार सुनने को मिलते हैं, पढ़ने में आते हैं नहीं भी आ पाते हैं, लेकिन सुनने में यदि आ जाएं तो जीवन भर स्मृति का विषय बनते हैं। गुरुवर आचार्य श्री का ग्रीष्मकालीन प्रवास सन 1984 का मड़िया में संपन्न हुआ। सभी लोग यहाँ वहाँ का अंदाज लगा रहे थे, लेकिन समाज का बहुत बहुत आग्रह देख करके, शहर की बहुत बड़ी बड़ी भावनाएं देख करके, और शहर वालों ने ही मड़िया जी क्षेत्र में ही चतुर्मास करें गुरुवर ऐसा निवेदन किया, तो सन 1984 का चतुर्मास आचार्य श्री ने मड़िया जी में ही स्थापित किया। हम सब पर जिनकी अनुकंपा निरंतर बरसती रहती है, आद्य समझ लीजिए प्रातः स्मरणीय, जिनके बारे में जितना बोला जाए कहा जाए उतना ही कम है, ऐसे गुरुवर को हम जीवन यात्रा के वृत्तांतों में निरंतर सुनते रहेंगे। इसी शुभ भावना से आप सभी को विराम देता हूँ। महावीर भगवान की